नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आगामी सीटेट एग्ज़ाम जो कि 14 दिसंबर के लिए प्रस्तावित है, इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो एक तरीके से सीटेट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, एक तरीके से निचोड़ कह लीजिए, जिसमें हमने विकास, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, लॉरेंस कोहलबर्ग, हावर्ड गार्डनर, आकलन, चिंतन, समावेशी शिक्षा, समस्या समाधान और अधिगम विकार से संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नों को इसमें रखा है जो लगातार पेपर्स में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ये सारे प्रश्न विगत वर्षों में यानी कि पिछले वर्षों में सीटेट में पूछे गए हैं, एक तरीके से कह लीजिए PYQs हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। विकास एक असतत प्रक्रिया है। विकास चक्रीय होता है, रैखिक नहीं। विकास विशिष्ट से सामान्य होता है। ध्यान रखिए, ये जो प्रश्न है ये अभी जुलाई वाले पेपर में आया था, तो ध्यान रखिए यहाँ पर सही आंसर है विकास एक चक्रीय होता है, रैखिक नहीं। ठीक है, सही कथन पूछा है यहाँ पे। यहाँ ध्यान रखना, जब भी प्रश्न करें आप सीटेट में तो यहाँ पे सही या नहीं, ठीक है, या गलत जो भी हो उस कीवर्ड को पहले अंडरलाइन कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर को फाइंड आउट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे था कौन सा विकास के कथन में सही है, तो ये पूछना था, सही वाला है विकास चक्रीय होता है, रैखिक नहीं। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन था विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, गलत है ये, क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। विकास एक असतत प्रक्रिया है, आप तो जानते हैं, ये निरंतरता के सिद्धांत को फॉलो करता है, एक सतत या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। चौथा था विकास जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये गलत है, हमेशा जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये असर्शन रीजन है, ये भी सीटेट जुलाई में ही आया हुआ है। ठीक है, कि जबकि पहला असर्शन दिया हुआ है अभिकथन, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा करना मतलब नहीं करते हैं। ये इसका रीजन दिया हुआ है, ये असर्शन हो गया। अब इसका रीजन यानी कारण दिया हुआ है कि विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। बिल्कुल सही बात है कि जो विकासात्मक प्रतिमान है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो केवल सांकेतिक होते हैं और व्यक्तिगत यानी कि बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग अलग होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में, ह्यूमन में, सभी में व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग अलग होती हैं, उनका विकास भी भिन्न भिन्न हो सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है और ये पहला जो ऑप्शन है उसका सही रीजन है। ठीक है, जो ऑप्शन पहला असर्शन दिया था कि कुछ बच्चे 12 महीने में 2 शब्द के वाक्य बोल सकते हैं या कुछ बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, कुछ 20 महीने तक ऐसा नहीं कर पाते, तो इसका कारण क्या था जो नीचे दिया हुआ है रीजन, तो सही आंसर होगा इसमें दूसरा। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दोहरा व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? तो ये जो सही आंसर है वो स्वालीनता या जो ऑटिज्म कहते हैं जिसे, ठीक है, ध्यान रखिए, ऑटिज्म या स्वालीनता क्रम का या स्वालीन क्रम विकार का। ठीक है, तो मस्तिष्क पक्षघात गलत है। अधिगम विकलांगता या ध्यान न्यूनता सक्रियशीलता विकार, ADHD जिसे कहते हैं, ये भी गलत है, ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? ऑप्शन है मानकीकृत बुद्धि परीक्षण, सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, बुद्धि अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। अगर आपने हमारा सीटेट टैगवर्ड वाला वीडियो देखा है तो मैंने वहाँ बताया था जो मानकीकृत शब्द है वो नेगेटिव कीवर्ड है, तो ये दोनों सही नहीं होंगे, यहाँ से आप इन्हें काट दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से जो टैगवर्ड होते हैं वो यूजफुल होते हैं आंसर को आइडेंटिफाई करने में। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन रहेगा, सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। यहाँ पर कार्य पोर्टफोलियो स्पष्ट तौर पे नहीं दिया है कौन सा कार्य पोर्टफोलियो, इसलिए ये ऑप्शन ज़्यादा सही नहीं होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा 3rd, वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? यानी कि डिसलेक्सिया की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो डिसलेक्सिया की आपको पता है, इसमें क्या होता है, बच्चा सही नहीं पढ़ता है, जैसे कभी कभी सा को जैसे बाज पढ़ देता है,
ठीक है। गलत पढ़ने की जो वो दिक्कत है वो यहाँ पर होती है, यानी कि पठन विकार से संबंधित है एक तरीके से, ठीक है। रीडिंग विकार है एक तरीके से। तो स्थानिक समझ या जानकारी तो पहला तो गलत हो गया। रचनात्मक समझ से कठिनाई ये भी गलत। ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। शारीरिक समन्वय भी गलत होगा, ठीक है। तो सही आंसर होगा ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में, यानी कि फोनेटिक्स में जो दिक्कत है, जैसे सा को बाज पढ़ना, सही फोनेटिक नहीं पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, समीपस्थ विकास का सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। देखिए, सूक्ष्म गतिक कौशल के साथ जब शारीरिक विकास तेजी से होता है, शारीरिक विकास तेजी से शैशवावस्था इन्फेंसी में ना होकर बचपना अवस्था में होता है, तो पहला ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। अंग हाथों पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। विकास सिर से पांव की तरफ होता है। सिर है ये हेड, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, सिर ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तक होता है, ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि ये शीर्षगामी विकार या शीरस्थ विकास का नियम होना चाहिए। भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील है, तो भाषा का विकास देखिए ये भी बचपना अवस्था में तेजी से होता है, ना कि शैशवावस्था में, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो जो सही आंसर बचा वो क्या हो गया, अंग जो है हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। बस यही आंसर इसके अकॉर्डिंग सही बैठ रहा है। ये सीटेट जुलाई में ही प्रश्न पूछा गया है या जनवरी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो गतिक विकास गलत है, और सामाजिक विकास सोशल भी गलत है। संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट सही होगा। नैतिक विकास गलत होगा। नैतिक विकास में क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, बस इसके बारे में। जबकि तर्क चिंतन आ जाए तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का, ठीक है, इंटरनल मोटिवेशन का सही वर्णन करता है। अप्रेरणा जो दंड और भय के डर से दी जाती है, तो ये तो बाह्य अप्रेरणा हो गई, ठीक है। दंड या भय के कारण जो बच्चा कार्य कर रहा है। अप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से, तो ये तो बाह्य हो ही गई। अप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, इसे ही इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं, ठीक है। जो कार्य आपको सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना अगर आपके मन में है तभी आप कर पाएंगे, और इसे ही इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं। अप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा कंपटीशन से आती है, इसे भी इंटरनल मोटिवेशन नहीं कहा जाता, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, हार्वर्ड गार्डनर सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं यानी कि इमोशंस, मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर होता है। तो इससे सही आंसर होगा अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल जो बुद्धि होती है, इंटरेक्शन बिटवीन पीपल्स कहते हैं एक तरीके से इसे, और इसे एक तरीके से कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, यानी कि दूसरों के साथ संप्रेषण, ठीक है, बात करने की जो तरीका होता है। और ए पर्सन इंटरेक्ट्स विद अदर, यानी कि एक व्यक्ति दूसरों से कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे कम्युनिकेट करता है, उसे ही अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसे ही पहला कहेंगे, ये सही ऑप्शन होगा इसका। भावनाओं, मनोदशाओं, इरादों को अच्छी तरह से समझता है। इसके एग्जाम्पल ध्यान रखिए अंतर्वैयक्तिक के, जैसे एक टीचर, सीधे सीधे ऐसे टीचर, सोशल वर्कर, पॉलिटिशियंस, ये सारे, इनमें कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेटर होता है, यानी कि एक दूसरे से बात कैसे करें। स्थानिक जो है वो गलत होगा, यानी कि जो स्थानों का बहुत अच्छे से ज्ञान रखते हैं, यानी कि एक बार जहाँ हो आते हैं फिर उसके बारे में उन्हें अच्छे से जानकारी रहती है एक तरीके से। मैप संगीतात्मक नहीं होगा, क्योंकि ये जो संगीतज्ञ होते हैं उनके पास होती है। अंतर्वैयक्तिक भी नहीं होगा, अंतर्वैयक्तिक होता है यानी कि एक तरीके से पर्सन्स जो होता है, एक तरीके से पर्सन्स माइंड और सेल्फ, यानी कि जो इंट्रैक्शन विद ए पर्सन्स माइंड और सेल्फ, यानी अपने माइंड या दूसरे व्यक्ति के माइंड के बारे में थोड़ा सा। जैसे कोई बच्चा है, कोई चाइल्ड है, मान लीजिए, मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझा ही देता हूँ। जब ये यहाँ पर अंतर्वैयक्तिक और इंट्रावैयक्तिक में क्या अंतर है ये ध्यान रखिए। जब कोई चाइल्ड है और वो बच्चा कोई मिस्टर एक्स है, इनसे कैसे बात करेगा, हाउ टू ट्रीट या इंटरेक्ट विद एक्स, तो इसे कहते हैं पहला वाला, यानी कि अंतर्वैयक्तिक। और जो चाइल्ड है वो खुद से ही, यानी कि सेल्फ, हाउ टू इंटरेक्ट विद सेल्फ, ठीक है, अपने आप से कैसे इंटरेक्ट करेगा, दिस इज द इंट्रापर्सनल। तो बस इतना सा ध्यान रखिए।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन यानी कि वर्गीकरण एक तरीके से इस अवधारणा बच्चों द्वारा किस चरण के दौरान प्रदान प्राप्त की जाती है। तो ध्यान रखिए, जो यहाँ पर वर्ग समावेशन है या वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण, संरक्षण, ठीक है, और गणितीय तार्किकता, ठीक है, और ठोस वस्तुओं के बारे में समझ, ये सब आता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी आगमक में बच्चा इंद्रियों के द्वारा समझता है, इसीलिए इसे इंद्रिय गामक भी कहते हैं। और पूर्व संक्रियात्मक बच्चा यहाँ पे प्रतीकों के द्वारा समझता है, तो पूर्व संक्रियात्मक। औपचारिक संक्रियात्मक में परिकल्पनात्मक, ठीक है, और सोशल जस्टिस जैसे चीज़ों को बच्चा समझने लगता है, डेमोक्रेसी, ठीक है, इस तरीके की चीज़ों को समझने लगता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार विद्यार्थियों के समीपस्थ विकास का क्षेत्र पाने में मदद के लिए एक अध्यापक को क्या देना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आ रहा है और हर बार पेपर में मिल रहा है। इसे कहते हैं पाड़। पाड़ को ध्यान रखिए, इसे पाड़ कहेंगे, कहीं कहीं इसे मचान लिखा होगा, ठीक है, और कहीं कहीं इसे ढांचा भी कहते हैं। अंग्रेजी में ध्यान रखिए इसके फोल्डिंग कहते हैं, इसके फोल्डिंग, ठीक है, इसके फोल्डिंग कहते हैं। अब ध्यान रखिए इसके फोल्डिंग, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ। लेव वाइगोत्स्की में एक होता है ZPD, ठीक है, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एक होता है यहाँ पे MKO, ठीक है, और एक चीज़ होती है यहाँ पर जो पाड़ या ढांचा हो गया, ठीक है। तीनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। तो जो पाड़ होता है वो एक तरीके से सहायता होती है टीचर्स द्वारा किसी बच्चे को बहुत इशारे में या बहुत कम सहायता, जिससे वो एक निर्धारित स्तर तक पहुंच पाए, वो स्तर कहलाता है ZPD, ठीक है। अगर हेल्प के द्वारा, अगर यहाँ पर बच्चा था इस स्तर पर और वो हेल्प के द्वारा यहाँ इस स्तर पर पहुँच गया, तो ये दायरा ZPD कहलाता है, ठीक है। और जो यहाँ पर जो हेल्प की गई वो कहलाता है पाड़ या स्कैफोल्डिंग, और जिस व्यक्ति के द्वारा हेल्प की गई उसे कहते हैं MKO, मैन नॉलेजेबल अदर्स, ठीक है। तो तीनों कॉन्सेप्ट लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है, याद रखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को जांचने या मूल्यांकन करने और उसके अनुसार परिवर्तित करने की योग्यता क्या कहलाती है। यानी कि अपनी चिंतन प्रक्रिया को जांचना, मूल्यांकन करना और उसके अनुसार परिवर्तित करने की योग्यता क्या कहलाती है। इसे कहते हैं अधिसंज्ञान या परासंज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आता है, ठीक है। प्रत्यास्मरण, रिकॉल, रटना, यानी कि जो रूट मेमोराइजेशन गलत होगा। ध्यान, अटेंशन, ये भी गलत है। सही आंसर है अधिसंज्ञान या परासंज्ञान। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि रेणु हमेशा समस्या समाधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके अंत में कई सही समाधान, यहाँ पर कीवर्ड आ गया कई, यानी कि मैनी, ठीक है, बहुत सारे सही समाधान ढूंढ लेती है। वह समस्या को हल करने के लिए किस प्रकार की सोच का प्रयोग करती है। ये प्रश्न भी कई बार आ रहा है, तो ध्यान रखिए ये सही आंसर होगा अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट। अगर कोई बच्चा है वो किसी समस्या है, ये मान लीजिए समस्या है, ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम है और इसके बहुत सारे सॉल्यूशन बताता है, ये सब बहुत सारे समस्या के सॉल्यूशन सोच लेता है, तो उसे कहते हैं बेटा अपसारी चिंतन, ठीक है, डाइवर्जेंट। और कोई समस्या का कोई प्रॉब्लम है और कोई बच्चा उस समस्या का एक ही सॉल्यूशन बस सोच पाता है, तो वो कहलाता है अपसारी चिंतन, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे समाधान ढूंढ लेता है तो इसे अपसारी चिंतन। और जो बच्चा बहुत सारे समाधान ढूंढ लेता है यानी कि जो अपसारी चिंतन है, तो वो बच्चा प्रतिभाशाली माना जाएगा। और जो केवल एक ही समाधान ढूंढ पाया वो यानी कि अभिसारी चिंतन, यानी कि कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट, तो बच्चा बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली नहीं माना जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, तो कई समाधान ढूंढ लेता है, तो सही आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है। ठीक है, शिक्षा के समावेशन यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन में, इंक्लूसिवनेस में बाधक है। तो विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, देखो मैंने बताया था, अगर आपने कीवर्ड पढ़ा हो, प्रतिस्पर्धा या तुलना हमेशा समावेशन में या समावेशी शिक्षा में बाधक है। तो पहला आंसर ही सही होगा इसका, बहुसंवेगी उपागम सही आंसर है।
आधारभूत संरचना सुगम्यता भी सही है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र भी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरे के कार्य को आते समय यानी कि को जैसे का तैसा यानी टिट फॉर टैट का तर्क देते हैं। टिट फॉर टैट आपको पता होगा, लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए हैं, प्रत्येक स्तर में 2-2 चरण हैं, तो कुल मिला के इन्होंने 6 चरण बताए हैं। तो ये किस चरण के अंतर्गत आता है बस वो पूछा है। और लॉरेंस कोहलबर्ग वाला जो वीडियो है पिछला, हमने उसमें बहुत डिटेल तरीके से समझाया है, विद नोट समझाया है। उस वीडियो को आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से 2 प्रश्न हर बार आ रहे हैं। ठीक है, तो ये टिट फॉर टैट आता है जहाँ बच्चे अपने स्वयं का लाभ देखते हैं, वो होता है यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण। ठीक है, पर्सनल रिवॉर्ड या एक्सचेंज के अंतर्गत आता है। तो अच्छा लड़की लड़का ये सब बाकी गलत है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं यानी कि स्कीमास का संशोधन कर लेते हैं। जिन प्याजे की शब्दावली में ये क्या कहलाता है? जब संशोधन करना मानसिक संरचनाओं या स्कीमा में जब संशोधन शब्द या परिवर्तन शब्द आ जाएगा, बेटा बहुत अच्छे से ध्यान रखो, यहाँ से प्रश्न आता है। जब संशोधन या परिवर्तन शब्द आ जाएगा किसमें? मानसिक संरचनाओं या इस स्कीमास में, तो हमेशा सही आंसर होगा समायोजन। ठीक है, तो अनुसरण, समावेशन, मौखिकरण गलत है। अब स्कीमा क्या है मैंने पहले ही बताया था। जो बच्चे हैं वो बहुत सारी जानकारी, बच्चे जैसे जैसे यानी कि ग्रो अप करते हैं, ऐसे समझिए जैसे जैसे ग्रो अप करते हैं तो बहुत सारी जानकारी को अपने अंदर समेट लेते हैं। तो जो जानकारी के धीरे धीरे जो बहुत सारे पैकेट्स हैं उनके माइंड में, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? स्कीमास कहलाएंगे या स्कीमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है? तो शीर्षगामी सिद्धांत सीधा सीधा कहता है विकास सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ और है भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत बाक। ध्यान रखिए, लेव वाइगोत्स्की ने जो मैंने वीडियो उसमें अच्छे से बताया कि इन्होंने 3 तरीके की बाक बताई है। बाक मतलब स्पीच। ठीक है, 3 तरीके की बताई है। एक तो होती है सोशल, ठीक है, यानी कि सामाजिक, दूसरी इन्होंने प्राइवेट बताई है, और तीसरी इन्होंने इनर बताई है। इनर का मतलब आत्म। तो यहाँ पर पूछ रहा है व्यक्तिगत मतलब प्राइवेट स्पीच की बात कर रहा है। तो प्राइवेट स्पीच जो होती है बेटा, वो बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। ठीक है, तो सोच में रुकावट करना, केंद्रितता को दर्शाना गलत है। बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है, ये भी गलत है। तो अपनी जो सोच है उसको कंट्रोल करने में या रेगुलेट करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक सामान्य युक्ति जो दी गई समस्या के समाधान तक पहुंचाने में मददगार हो सकती है, क्या कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा 19 नंबर का, वो कहलाएगा अनुमानी सोच, ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स भी कभी कभी हिंदी में लिखा आ जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अनुमानी सोच या ह्यूरिस्टिक्स। ठीक है, एक ऐसी युक्ति यानी कि ऐसी प्रोसेस या जो दी गई समस्या के समाधान तक पहुंचने में मददगार शामिल होती है, उसे कहते हैं अनुमानी सोच। ठीक है, स्मृति सहायक तकनीक, ठीक है, और प्रकार्यात्मक स्थिरता मैंने बताया था, ये सारे नेगेटिव कीवर्ड्स हैं। अनुक्रिया समुच्चय भी नेगेटिव कीवर्ड्स हैं। ये तो ये सारे आंसर्स गलत होंगे। अनुमानी सोच जो होती है एक ही कार्य को करने के बहुत सारे एक तरीके से सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है। 20 नंबर है, वह कौन सी समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित चरण दर चरण विधि का अनुसरण किया जाता है? वह कौन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो प्रक्रिया है? तो ध्यान रखिए, इसे एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम में बहुत सारे क्या होते हैं? स्टेप बाय स्टेप। तो जो स्टेप बाय स्टेप वर्क होता है वो हमेशा एल्गोरिथम ही कहते हैं उसे। ठीक है, यानी कि जैसे कंप्यूटर का एल्गोरिथम होता है तो स्टेप बाय स्टेप 1 by 1। ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर, ह्यूरिस्टिक्स, एनालॉजी ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अनैच्छिक क्रियाएं यानी कि जिससे बच्चा कंट्रोल नहीं कर पाता है कि अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती हैं? तो ये इसका सही आंसर संवेदी गामक होता है हमेशा जब अनैच्छिक क्रियाओं की बात आएगी। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक नहीं होगा। अनैच्छिक क्रियाएं बच्चा जब कंट्रोल नहीं कर पाता है अपनी इंद्रियों पर, उसका कंट्रोल नहीं है, तो वो होता है संवेदी गामक।
क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन करने के लिए किसका उपयोग किया था? ये मैंने बताया था, लॉरेंस कोहलबर्ग ने की हाइपोथेसिस स्थितियों का प्रयोग किया था, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। ठीक है, इस बात पे इनकी आलोचना भी हुई थी, तो ये सही आंसर होगा पहला। कागज कलम परीक्षा, चित्रकला, रिपोर्ट कार्ड गलत है। 23 देखिए, जो रचनात्मक आकलन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, उसके बारे में बात है। ठीक है, कि शास्त्र के अंत में किया जाता है, गलत। ये तो सबमिटिव असेसमेंट होता है, योगात्मक आकलन। केवल मानकीकृत परीक्षण, देखो मानकीकृत निगेटिव टैग वर्ड है, तुरंत काट दो। समूची शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। एक तरीके से ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की तरह होता है। ठीक है, तो समूची प्रशिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, सही आंसर हो। केवल विशिष्ट शिक्षक, देखो विशिष्ट शिक्षक, विशिष्ट कक्षा या विशिष्ट बच्चा, ये सब नेगेटिव कीवर्ड हैं, तो इसे भी काट देना है, तो सही आंसर होगा तीसरा। 24 देखिए, निम्नलिखित में ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार ADHD, ठीक है, किससे संबंधित है? तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा दृढ़ आवेगशीलता। ठीक है, इम्पल्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है जब हम कोई डिसीजन लेते हैं या बच्चा कोई डिसीजन लेता है ADHD में। ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, ठीक है, डिसऑर्डर कहते हैं इसे, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें जब बच्चा कोई या व्यक्ति डिसीजन लेता है तो डिसीजन बहुत जल्दी बिना सोचे समझे एकदम ले लेना। ठीक है, तो इसमें आवेगशीलता, जल्दबाजी दिखाना। ठीक है, बस इतना ही बात को आपको ध्यान रखना है। उच्च अवधान गलत है, निम्न क्रियाशीलता गलत है। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी है तो निम्न क्रियाशीलता तो वैसे ही गलत होगा, और सुनने के लिए विस्तारित धैर्य ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है या बढ़ावा दिया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुरूपात्मक चिंतन, एनालॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, बाकी तो कार्यात्मक स्थिरता, फंक्शनल रिजिडनेस जो पहले आया था, फंक्शनल फिक्स्डनेस जिसे कहते हैं, तो ये तो नेगेटिव कीवर्ड है। प्रतिक्रियाओं का समुच्चय, रेस्पॉन्स सेट, पीछे भी आया है, नेगेटिव कीवर्ड है। अवसारी चिंतन भी नेगेटिव कीवर्ड है। कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, तो ये सारे नेगेटिव कीवर्ड हैं, तो गलत होंगे। अनुरूपात्मक चिंतन, एनालॉजिकल, ठीक है, थिंकिंग, एनालॉजिकल थिंकिंग जो होता है मैथमेटिकली भी यूज होता है, तो ये बिल्कुल सही होगा समस्या समाधान को हल करने के लिए। या तो एनालॉजिकल थिंकिंग आए यहाँ पे, या बेटा अपसारी चिंतन आए, डाइवर्जेंट थिंकिंग आए। दो ही ऑप्शन समस्या समाधान को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है, और दोनों ही तरीके से प्रश्न हर बार एक आता है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ठीक है, यानी कि जो आकलन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता, सिर्फ अंक, ग्रेड या कक्षा को पास करना, प्रमोशन करना, ये नेगेटिव कीवर्ड है, गलत होगा। विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना, बिल्कुल सही है। क्या सीख रहे हैं इसके प्रति समझ बनाना, ये बिल्कुल सही होगा। संभाव, सफल और असफल, ये भी नेगेटिव कीवर्ड है। ठीक है, और विद्यार्थियों को ग्रेड देना या क्लास में प्रमोशन करना, रिजल्ट कार्ड देना, ठीक है, ये सब नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, तो गलत होगा। तो सही आंसर होगा सिर्फ उनकी प्रोग्रेस को समझना। 27 देखिए, समावेशी कक्षा में किसकी आवश्यकता है? समावेशी शिक्षा में, इंक्लूसिव एजुकेशन में किसकी आवश्यकता है? तो मानकीकृत तो मैंने पहले ही बताया था, गलत है। रूढ़िबद्धताओं भी नेगेटिव कीवर्ड है। अगम्य मतलब कठोर, ठीक है, तो ये भी नेगेटिव कीवर्ड हो गया। इमारती ढांचा, और इमारती ढांचे का बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, तो सही आंसर होगा विविधता को स्वीकृति, यानी कि भिन्न भिन्न जो एबिलिटीज़ के बच्चे हैं वो सभी एक साथ बैठकर एक ही कक्षा में एक ही शिक्षक द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसे समावेशी शिक्षा ही कहते हैं। 28 देखिए, प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है? किसके बहिष्करण की आवश्यकता है? तो ध्यान रखिए, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा कार्यात्मक स्थिरता। मैंने बताया था कि ये नेगेटिव कीवर्ड है। अब चूंकि नेगेटिव ही पूछा है उसने, किसके बहिष्करण की, बहिष्करण मतलब किसको हटाने की आवश्यकता है एक तरीके से, तो वो कार्यात्मक स्थिरता हुई। अपसारी चिंतन पॉजिटिव है, केंद्रित ध्यान बिल्कुल पॉजिटिव है, और सादृश्य मूलक चिंतन भी पॉजिटिव है। 29 देखिए, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है?
ठीक है, तो ये बताया ही था मैंने कि व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों के अनुसार कार्य करता है। तो जो स्तरों की बात है, देखिए यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक तो जीन पियाजे के अनुसार होता है, तो ये तो गलत ही है। बाकी 3 स्तर जो कोहलबर्ग ने दिए हैं, पहला स्तर है परंपरागत, इसमें बच्चा अपने अनुसार देखता है, कार्य करता है कि उसे किस में अच्छा लगता है, ठीक है। और पूर्व परंपरागत में बच्चा अपने अनुसार देखता है कि उसे कहाँ अच्छा लगता है। दूसरा होता है परंपरागत, उसमें देखता है वो समाज के अनुसार, दूसरों के अनुसार। और उत्तर परंपरागत में तो उसके सेल्फ के कुछ नियम डेवलप हो जाते हैं यहाँ पर जाके, तो जो होगा दूसरों के अनुसार वो सोशल, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही होगा परंपरागत। 30 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या प्रस्तावित करता है? तो लेव वाइगोत्स्की में मैंने बहुत अच्छा कीवर्ड बताया है, जहाँ सहयोग, सहयोगी, परस्पर ये शब्द दिखाई दें, समाज, संस्कृति, भाषा, तो वही सही होगा। तो सहयोगात्मक शिक्षक सही होगा। क्रिया प्रसूत अधिगम, रटन तो रूट मेमोराइजेशन गलत होगा। निष्क्रिय, ये दोनों तो नेगेटिव कीवर्ड है, तो वैसे ही गलत हो जाएगा। क्रिया प्रसूत का चूंकि लेव वाइगोत्स्की से कोई लेना देना नहीं है, तो सही आंसर वैसे भी कीवर्ड से पहचान लीजिए या एलिमिनेट करके पहचान सकते हैं। 31 क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दी गई बुद्धि का अवधारणा का निहितार्थ क्या है? ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है, बस ऐसे ही, बस किसी और तरीके से पूछा जाएगा, बस प्रश्न पूछा जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये आना ही आना है। बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है, बिल्कुल गलत है। और इसका एक ही आंसर होता है जो मैं पहले ही बता देता हूँ कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धि होती है, ये हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं। तो अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं, बस तरीका पूछने का उसका अलग हो सकता है, आंसर सेम होता है, ठीक है। सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और संसाधित करते हैं, गलत है। बुद्धि केवल एक ही आयाम होता है, गलत। उन्होंने बुद्धि के 8 आयाम बताए, उन्होंने बताई ये बहुआयामी बुद्धि होती है, तो 8 प्रकार बुद्धि के बताए हैं हार्वर्ड गार्डनर ने। तो ये जो 3rd नंबर है कि अलग अलग आयामों में अलग अलग योग्यताएं पाई जाती हैं, ठीक है। 32 देखिए, विचाराभ्यास यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग को एक तकनीक के रूप में बच्चे किसके विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो अवसारी सोच, ये गलत है। कन्वर्जेंट विचाराभ्यास, ठीक है। जब विचार को डाइवर्जेंट करने की बात आ गई तो मैंने बताया ही था, इसके लिए कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी, ठीक है। और ये पॉजिटिव है, अपसारी थिंकिंग। बाकी देखिए सारे नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, अपसारी सोच, प्रक्रियात्मक, अनुक्रिया समुच्चय, सारे वही ऑप्शंस हैं जो पहले मिले थे, और ये सारे नेगेटिव कीवर्ड्स हैं। सही आंसर क्या होगा? अपसारी सोच। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा, यानी कि चिन्हों द्वारा एक तरीके से टैली या जो साइंस है, साइन है, दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो समावेशन नहीं, बल्कि इसे लाक्षणिक प्रकारिता कहते हैं, ठीक है। प्रतिवर्ती सोच या संरक्षण गलत है, तो सही आंसर होगा लाक्षणिक प्रकारिता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34 देखिए, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण इस विश्वास रखता है, यानी इसमें विश्वास रखता है? जब सांस्कृतिक की बात आ गई तो हमेशा ध्यान रखिए लेव वाइगोत्स्की आ गए, ठीक है। और जब लेव वाइगोत्स्की आ गए तो फिर तो आप पहचान ही लेंगे। जब लेव वाइगोत्स्की आ गए तो मनोविश्लेषणवाद है ही नहीं, फ्राइड व्यवहारवाद भी नहीं, सीधा सीधा आंसर होगा सामाजिक संरचनावाद, क्योंकि सामाजिक दिख रहा है, नैतिकवाद की बात ही नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए क्या जरूरी है? तो कक्षा में चर्चा और बहस को टाला जाए, तो ये नेगेटिव कीवर्ड है, बल्कि बहस और चर्चा की जानी चाहिए। विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए, बिल्कुल सही है। रटकर याद करने पर बल दिया जाना, ये नेगेटिव कीवर्ड है। विद्यार्थियों को सहयोगात्मक कार्य देने से बचा जाए, तो ये नेगेटिव कीवर्ड है। ध्यान रखिए ये सारे प्रश्न, ये भी शायद सीटेट जुलाई में ही प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। कोई भी प्रश्न मैंने ऐसा नहीं दिया है जो बहुत पुराने हैं या बहुत पहले पूछे गए हैं, ये वो सारे प्रश्न थे जो अभी लगातार ट्रेंड में हैं और पूछे जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका ज़रूर रेस्पॉन्स या रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।